हेलो स्टूडेंट, मैं आयुष आनंद आपसे स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन क्लास बाय आयुष में। आज हम लोग करने जा रहे हैं लिंक साइंस क्लास 8 का चैप्टर 5 का कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का टाइप 2, जो कि हम लोग आंसर इस मतलब ये टाइप 2 है, जिसको हम लोग 30 टू 50 वर्ड में मतलब आंसर लिखेंगे। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये आपके पास ये आपका 7 क्वेश्चन है, देख लीजिए। अगर आपके भी स्कूल में मतलब हो सकता है दूसरा बुक हो, उसमें अगर आपको कोई मिल रहा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं इस वीडियो में आपको मिलेगा क्या। तो इस सभी क्वेश्चन का एकदम सटीक आंसर जो कहीं गलत नहीं हो सकता, और साथ में उसको कैसे याद करना है ये भी मैं सिखाऊंगा, और साथ में उसका हिंदी भी लिखा हुआ है। आप अगर मेरा आवाज नहीं समझ में आ रहा है तो आप खुद से इंग्लिश क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन का हिंदी पढ़ें, फिर आंसर पढ़ें और आंसर का हिंदी पढ़ें और समझ सकते हैं। तो इतना ये सब चीज आपको मिलेगा। तो चलिए फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो जैसे आप इसको कैसे याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है, तो आपके पास क्वेश्चन है कि लिस्ट 4 वेज इन विच फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस। 4 तरीका बताइए जिसके माध्यम से आपको मतलब जंगल का उपयोग करते हैं, आपको कैसे फायदा मिलता है। ठीक है, लिस्ट 4 वेज इन विच फॉरेस्ट आर यूजफुल टू अस, हम लोग के लिए कैसे फायदेमंद है, कैसे उपयोगी है। तो उसका आंसर ये रहा। तो आप एक काम करें, क्वेश्चन समझ में जैसे आ गया, हो सकता है आपको क्वेश्चन पहले ही समझ में आ गया हो, आप ये ना 4 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है? इस 4 पॉइंट को ना लिख लो कॉपी पे। सबसे पहले तो यही करना है कि लिखना है। उसके बाद उसको समझना है, और साथ ही साथ उसका हिंदी भी यहाँ नीचे में लिखा हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है ऊपर, तो आप इससे समझ लो, ठीक है? चलो अब हम इसको समझाने का ट्राई करते हैं। तो वनों के 4 उपयोग बताइए, जिससे मतलब सीधा सिंपल है, इसमें तो वनों का 4 उपयोग बताना है कि क्या-क्या यूज़ करते हैं। तो पहला, वो फॉरेस्ट हमको क्या देता है? तो फॉरेस्ट प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, वो हमको वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स देता है। जैसे में टिम्बर, टिम्बर मीन्स होता है बड़ा-बड़ा लकड़ी का टुकड़ा जिसको कहते हैं टिम्बर, वुड, लैटेक्स एंड मेडिसिनल पर्पल प्लांट्स, सॉरी मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है? तो प्लांट सॉरी फॉरेस्ट में क्या-क्या मिल जाता है? टिम्बर मिल जाता है, वुड मिल जाता है, लैटेक्स मिल जाता है और मेडिसिनल प्लांट्स मिल जाता है, जो कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट है, ठीक है? फिर प्लांट फॉरेस्ट क्या करता है? तो फॉरेस्ट प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर। अब फॉरेस्ट जो है जंगल को ही बचाता है, प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। कैसे बचाता है? तो उसको खाना और रहने के लिए जगह देके। फिर फॉरेस्ट मेंटेन बैलेंस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रेगुलेट टेम्परेचर। फॉरेस्ट जो है, जंगल जो है, बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। किसके बैलेंस को? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो मेंटेन बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ में फॉरेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को भी रेगुलेट करता है, ठीक है? फॉरेस्ट सपोर्ट वाटर साइकिल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। बोलता और साथ में बोलता है क्या कि फॉरेस्ट जो है वाटर साइकिल में भी सपोर्ट करता है और साथ में सॉइल इरोजन को भी रोकता है, सॉइल इरोजन से भी बचाता है, ठीक है? अब इसको याद करने का रहा तो 4 पॉइंट है। पहला प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स, बाकी आपको याद रह जाएगा। प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ये भी याद हो जाएगा कैसे? मेंटेन बैलेंस ऑफ, किसका मेंटेन बैलेंस ऑफ? फिर सपोर्ट वाटर साइकिल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन। 4 पॉइंट, बस आपको इतना ही याद रखना, बाकी याद हो जाएगा, ठीक है? प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर। तो आप ना आँख बंद कर लो, ठीक है? पहला पॉइंट क्या है बताना आप? प्रोवाइड वैल्यूएबल प्रोडक्ट, आगे तुम अपने मन में बोल लो। फिर प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फूड एंड शेल्टर। दो तीसरा लाइन क्या है? मेंटेन बैलेंस ऑफ, किसका? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या करता है? एंड रेगुलेट टेम्परेचर। क्यों यहीं पे दिया है रेगुलेट टेम्परेचर? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ का, ठीक है? तो फिर चौथा पॉइंट क्या है? तो सपोर्ट वाटर साइकिल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2, उसी प्रोसेस से करना है जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं। फिर लिस्ट 3 मेन कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि आज के समय में डिफॉरेस्टेशन का 3 मेन कारण बताओ। तो 3 मेन कारण क्या है? तो पहला कारण तो यही है कि कटिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड होम्स, रोड, फैक्ट्रीज एंड डैम्स। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है? पेड़ काटना और उस जमीन का किसी और पर्पस के लिए यूज करना। तो पहला कारण ये है कि हम लोग जंगल को इसलिए काटते हैं ताकि घर बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, फैक्ट्रीज बनाने के लिए और डैम्स बनाने के लिए। तो कटिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड, बस इतना ही याद रखना है, कटिंग फॉरेस्ट टू बिल्ड, इतना याद रखो, बाकी याद हो जाएगा। फार्मिंग टू ग्रो, फार्मिंग टू ग्रो मोर फूड। हम लोग पेड़ काट देते हैं, फिर उसपे हम लोग खेती करते हैं। क्यों खेती करते हैं? किसके लिए? तो फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन।
ये जो आबादी, ये जो पॉपुलेशन बढ़ गया है, उसको मतलब उसके खाने को पूर्ति करने के लिए हम लोग को फार्मिंग करना पड़ता है। तो फार्मिंग जितना लिमिटेड लैंड था उतना ही ना, तो अब जंगल काट के ही ना लैंड बनाएँगे। तो वही बोल रहा है, तो फार्मिंग मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। फिर दूसरा कारण हो गया, ये बढ़ती हुई अच्छा यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में एक बार पढ़ देते हैं, फिर हमको भी समझाने में आसान होगा। घर, सड़क, फैक्ट्री और बाँध बनाने के लिए जंगल काटना, बढ़ती आबादी के लिए अधिक भोजन उगाने हेतु खेती करना और साथ-साथ में ओवरग्रेजिंग बाय कैटल, शीप एंड हॉर्स। तो देखो, कटिंग ट्रीज़, फार्मिंग टू ग्रो मोर फूड, ओवरग्रेजिंग ये 3 पॉइंट तो तुम सिंपल से याद रख सकते हो। और फिर इसके आगे कुछ ना कुछ जोड़ दोगे, उतना तो साइंस में ग्रामेटिकल देखा नहीं जाता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू डिज़र्टिफ़िकेशन? हाउ? बोलता है क्या वनों की कटाई से मरुस्थलीकरण हो सकता है? ऐसा कैसे? मतलब अगर आप पेड़ काट रहे हैं, डिफ़ॉरेस्टेशन कर रहे हैं, ठीक है? तो उससे जो है ना आपका मिट्टी मतलब बलुआही हो जाएगा उस मतलब क्या कहते हैं मरुस्थल हो जाएगा, उसमें कोई प्लांट-व्लांट उगने का कोई व्यवस्था नहीं रहेगा। जैसे थार डेज़र्ट है, वहाँ पे क्या जंगल है? नहीं है, मतलब वहाँ पे बारिश होता है? नहीं होता है, प्लांट होता है? बहुत कम मात्रा में, है ना? नहीं के बराबर ही होता है। तो अगर हम पेड़ काटते हैं तो मरुस्थलीकरण हो सकता है, मतलब उस एरिया में अगर जहाँ जंगल काट दिए, हो सकता है वो डिज़र्ट बन जाए। ऐसा कैसे? तो उसका आंसर देखते हैं। तो उसका रीज़न क्या है? तो व्हेन फॉरेस्ट आर कट जब हम लोग जंगल काट देते हैं। हिंदी में देख लीजिए, जब जंगल काट दिए जाते हैं, द रूट्स ऑफ ट्रीज़ नो लॉन्गर होल्ड द सॉइल। ये दूसरा पॉइंट हो गया यहाँ से यहाँ तक कि द रूट्स ऑफ ट्रीज़ नो लॉन्गर होल्ड द सॉइल। तो पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ कर नहीं रख पाती हैं। द रूट्स ऑफ ट्रीज़ नो लॉन्गर होल्ड द सॉइल। फिर दूसरा, द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल गेट्स इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। बोलता है क्या उपजाऊ ऊपरी मिट्टी, द टॉप फर्टाइल लेयर यहाँ से यहाँ तक याद रख सकते हैं, द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल नहीं नहीं यहाँ से इसको नहीं यहाँ सॉइल तक रखिए ठीक है। द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल गेट्स इरोडेड बाय विंड एंड वाटर। गेट्स इरोडेड बाय विंड एंड वाटर ये आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है? उसके बाद स्लोली द लैंड बिकम्स लेस फर्टाइल। अब ज़ाहिर-सी बात है जो उपजाऊ मिट्टी था, वो तो बह के चले गया, कट के चले गया। किसके द्वारा? हवा और पानी के द्वारा। हवा और पानी के द्वारा कट के वो आगे निकल गया। तो बचेगा क्या? अब ऐसा ज़मीन जो ठोस बचेगा, लेस फर्टाइल जो कम उपजाऊ और ड्राई वो एकदम सूखा होगा। इफ दिस कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम और ऐसा ही अगर लंबे समय तक चला मतलब ऊपरी मिट्टी कट के बह रहा है, बह रहा है, बह रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है क्या हो जाएगा? द लैंड चेंज इंटू अ डेज़र्ट। अब ज़ाहिर-सी बात है मरुस्थल क्यों कहते हैं उसको? क्योंकि वहाँ पे प्लांट्स ही तो नहीं उगता है, वहाँ पे कुछ पौधा अच्छा ग्रो ही नहीं करता है, इसीलिए तो उसको हम लोग डेज़र्ट मरुस्थल कह देते हैं, मतलब यहाँ पे स्थल मर गया है ना? ऐसा समझ लो। तो ऐसा ही अगर कंटिन्यू चलते रहेगा कि जो भी उपजाऊ मिट्टी है, वो बह के पानी के द्वारा, हवा के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह चले जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे क्या बन जाएगा? डेज़र्ट बन जाएगा। वहाँ पे कुछ बचेगा ही नहीं, फर्टाइल मिट्टी ही नहीं बचेगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? व्हाट इफेक्ट कैन डिफॉरेस्टेशंस हैव ऑन ग्राउंड वाटर? बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन से मतलब अगर हम पेड़ काटते हैं तो ग्राउंड वाटर पे क्या इफेक्ट करता है? ग्राउंड वाटर तो पता है ना चापाकल से जो पानी निकालते हैं नीचे से, उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो ग्राउंड वाटर पे डिफॉरेस्टेशन का क्या इफेक्ट है? इसका क्या रीज़न है? तो इसका रीज़न है डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस ग्राउंड वाटर। बोलता है सबसे पहला ही रीज़न दे दिया कि डिफॉरेस्टेशन जो है ग्राउंड वाटर को कम कर देता है। दिस हैपेंस हाँ, दिस हैपेंस बिकॉज़ कटिंग ट्रीज़ डिक्रीज़ द वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बोलता है ऐसा इसलिए होता है डिफॉरेस्टेशन जो है ग्राउंड वाटर को कम कर देता है। अगर आप पेड़ काटेंगे तो ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है दिस हैपेंस ऐसा इसलिए होता है बिकॉज़ कटिंग ट्रीज़ डिक्रीज़ेज़ द वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। बोलता है जो आप पेड़ काट रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए क्योंकि पेड़ कटने से मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता घट जाती है। बिकॉज़ कटिंग ट्रीज़ डिक्रीज़ेज़ द वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। डिक्रीज़ेज़ द वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी किसका? ऑफ द सॉइल। डिक्रीज़ेज़ द वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी किसका? ऑफ द सॉइल। यहाँ से ऐसे याद करेंगे दिस हैपेंस बिकॉज़ कटिंग ट्रीज़ डिक्रीज़ेज़ द वाटर एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटीज़ ऑफ द सॉइल। और इसके कारण से एज़ अ रिज़ल्ट लेस वाटर गोज़ अंडर ग्राउंड। इसके कारण से बहुत ही कम पानी
बारिश का जो है ज़मीन के नीचे जा पाता है एंड इट में आल्सो कॉज़ फ्लड्स। अब ज़ाहिर-सी बात है मिट्टी ठोस हो जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वहाँ पे क्या आएगा? बाढ़ आएगा, फिर बाढ़ को कहाँ से? उस मिट्टी को बाढ़ के साथ मिट्टी को बहा के ले जाएगा समुद्र में, वहाँ पे फिर ठोस मिट्टी बचेगा और धीरे-धीरे हवा ल आएगा, वहाँ पे वो सारा फर्टाइल मिट्टी एक जगह से जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है इधर क्या हो जाएगा? डिज़र्ट हो जाएगा। अभी उधर यही पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ग्राउंड वाटर को फ़ोकस करना है कि ग्राउंड वाटर फिर कम हो जाएगा। ज़ाहिर-सी बात है उसका एब्ज़ॉर्प्शन कैपेसिटी मिट्टी का कम हो जाएगा, तो इसके कारण से ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा। ठीक है? नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय प्लान्ड हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट? बोलता है, आप प्लांट हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट से क्या समझते हैं? हाउ डज़ इट हेल्प इन देयर कंज़र्वेशन? या उनके संरक्षण में कैसे मदद करती है? मतलब फ़ॉरेस्ट को बचाने में आप कैसे मदद करती है? जैसे ये बोलता है प्लांट हार्वेस्टिंग फ़ॉरेस्ट जो है, ये क्या होता है? साथ में ये कैसे फ़ॉरेस्ट को संरक्षण मतलब बचाने में, रक्षा करने में मदद करता है? तो इसका आंसर सुनिए। तो प्लांट हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट मीन्स renewing of forest by planting seedlings or small trees of the same species after cutting trees। बोलता है प्लांट हार्वेस्टिंग जो होता है फॉरेस्ट का, इसका मतलब ये होता है कि फॉरेस्ट को फिर से नया करना, रिन्यूइंग करना, ठीक है? कैसे रिन्यूइंग करेंगे? तो प्लांटिंग सीडलिंग्स, छोटे-छोटे पौधे लगाएँगे या फिर छोटे-छोटे पेड़ लगाएँगे। कैसा किसका पेड़? तो सेम स्पेसीज़ का जो वहाँ पे पहले से था, ताकि उसको ग्रो करने में आसान होगा क्योंकि हम लोग को पता है कि वहाँ का हैबिटेट ऐसा है कि वो प्लांट फिर से जल्दी से वहाँ पे उग सकता है कि नहीं? तो उसी स्पेसीज़ का हम लोग वहाँ पे पेड़ फिर से लगाएँगे जहाँ पे काटे थे। इट हेल्प्स कंज़र्वेशन बिकॉज़ और इससे मतलब जंगल के संरक्षण में मदद मिलेगा क्योंकि बिकॉज़ एट लीस्ट एज़ मैनी ट्रीज़ एज़ वी कट आर प्लांटेड बैक। बोलता है क्या कि इससे इस तरह सुरक्षा मिलेगा जंगल को कि जितना पेड़ हम लोग काटेंगे उतना ही पेड़ हम लोग वापस उसमें लगा देंगे। सो द फॉरेस्ट गेट्स री-एस्टेब्लिश्ड नेचुरली और इसके इस ऐसे तरीके से फिर क्या हो जाएगा कि जंगल वहाँ पे विस्थापित हो जाएगा, जैसे पहले था वैसे ही स्थापित हो जाएगा प्राकृतिक रूप से। ठीक है? तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो प्लांट हार्वेस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट मीन्स यहाँ तक याद करेंगे, रिन्यूइंग ऑफ फॉरेस्ट यहाँ तक याद करेंगे, बाय प्लांटिंग सीडलिंग और स्मॉल ट्रीज यहाँ तक याद करेंगे, फिर ऑफ द सेम स्पीसीज आफ्टर कटिंग ट्रीज, ऑफ द सेम स्पीसीज आफ्टर कटिंग ट्रीज यहाँ तक याद हो जाएगा। इट हेल्प्स कंजर्वेशन बिकॉज इतना तक याद कर लेंगे, at least as many trees as we cut are planted back, as many trees as we cut are planted back। यहाँ तक कैसे याद होगा? At least as many trees as we cut are planted back, इतना याद हो जाएगा। फॉरेस्ट गेट्स री-एस्टेब्लिश्ड नेचुरली, इतना से फिर यहाँ तक आप लास्ट में याद कर लेना। याद करके फट से लिखो, है ना? जैसे ही आपको पॉइंट-पॉइंट में याद हो जाता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 उसके बाद आप लिखो, ठीक है? लिखने से होता है कि आपका स्पेलिंग मिस्टेक भी कम हो जाता है। क्योंकि आप देख मिल मतलब लिखने के बाद आप मिलाते हैं ना कि क्या स्पेलिंग हम सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? इन व्हाट वेज़ आर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशंस एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन रिलेटेड? बोलता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? कि हम लोग फॉरेस्ट कंजर्वेशन करेंगे तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी हो जाएगा, है ना? तो मतलब जंगल का अगर संरक्षण करेंगे तो हमको जंतु का मतलब वहाँ के जंगली जीवन का भी संरक्षण हो जाएगा। कैसे? तो ऐसा होगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ क्लोज़ली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये तो ऊपर से ही लिख सकते हैं आप, मैं नॉर्मली लिख सकते हैं। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ क्लोज़ली रिलेटेड टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एकदम नज़दीकी जुड़ाव है इस दोनों में, ठीक है? तो कैसे? तो व्हेन अ फॉरेस्ट इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर आप जंगल को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, ठीक है? व्हेन अ फॉरेस्ट इज़ डिस्ट्रॉयड, अगर जंगल नष्ट हो जाता है तो मैनी एनिमल्स लूज़ देयर हैबिटेट एंड बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। बोलता है क्या कि अगर जंगल खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा? बहुत सारे जानवर अपने घर और साथ में लूज़ देयर हैबिटेट, वो अपने घर भी खो देंगे और साथ में वो एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट भी मतलब खतरा में महसूस करेंगे और अपने आप को विलुप्त होने के संकट में आ जाएँगे। ऐसा लगेगा कि अब तो भई ज़ाहिर-सी बात है, अगर आपको खाना ना मिले, घर ना मिले, तो आप क्या होइएगा? कहाँ जाइएगा? है ना?
तो आपके पॉपुलेशन का क्या होगा? तो आप ज़ाहिर-सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है? तो ये बोल रहा है मैनी एनिमल्स लूज़ देयर हैबिटेट एंड बिकम्स एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। तो यहाँ से यहाँ याद कर सकते हैं मैनी एनिमल्स लूज़ देयर हैबिटेट एंड बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। यहाँ तक याद हो जाएगा। फिर बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, अगर हम फॉरेस्ट को बचाते हैं, वी आल्सो प्रोटेक्ट द शेल्टर एंड फूड ऑफ एनिमल्स। यहाँ तक याद कर सकते हैं। बाय प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, वी आल्सो प्रोटेक्ट द शेल्टर एंड फूड ऑफ एनिमल्स। यहाँ तक याद करो, ठीक है? वी आल्सो प्रोटेक्ट द शेल्टर एंड फूड ऑफ एनिमल्स, ठीक है? अगर हम मतलब जंगल को बचाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है हम जानवर का भी घर और खाना बचा रहे हैं। थस कंज़र्विंग फॉरेस्ट हेल्प्स इन कंज़र्विंग वाइल्ड लाइफ। इसी तरह से अगर हम जंगल का संरक्षण करते हैं, तो फिर जानवर का भी संरक्षण खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है? नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अ बायोस्फीयर रिजर्व? अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व तो बता दिए थे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, जहाँ पे कुछ मतलब अलग-अलग प्रकार के पेड़-पौधे हैं, अलग-अलग प्रकार के जानवर हैं और साथ ही साथ में वहाँ पे कुछ ट्राइबल्स हैं, जो जनजाति होते हैं, जो जंगल में ही रहते हैं, जो उसी से निकले हुए प्रोडक्ट से अपना जीवन यापन करते हैं, उनको हम लोग ट्राइबल्स ऐसा कह सकते हैं, ठीक है? तो बोल रहा है कैसे ये दोनों अलग हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर कैसे अलग हैं? तो पढ़ते हैं। तो अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन। बोलता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है ना बाबू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ़ जानवर को, वाइल्ड एनिमल्स को ही सुरक्षा दिया जाता है और उसको उस तरह से उसको कंडीशन दिया जाता है जैसे में वो अच्छे से जीवन जी सके। मतलब अपना जीवन यापन कर सके। तो ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया है, जहाँ पे वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोवाइडेड प्रोटेक्शंस, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल को प्रोटेक्शन दिया जाता है, सुरक्षा दिया जाता है एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन दिया जाता है और उसके जीवन यापन के लिए उपयुक्त जीवन की परिस्थितियाँ मिलती है, जिसमें वो खुशी से रह सकता है, एकदम मौज से, ठीक है? तो कहाँ रहेगा वो? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब आता है ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑन द अदर हैंड। अच्छा, ये ऐसे बोलता है दूसरे हाथ में बायोस्फीयर रिजर्व को देखो। तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? तो बायोस्फीयर रिजर्व इज़ अ लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया मीन्ट फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी एज़ वेल एज़ देयर ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल ऑफ लोकल ट्राइबल पीपल। बोलता है क्या? वहाँ पे तो बायोडायवर्सिटी का संरक्षण तो करते ही करते हैं, जैव विविधता का संरक्षण करते ही साथ में एज़ वेल एज़ द ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल ऑफ लोकल ट्राइबल पीपल बोलता है साथ में वहाँ के लोकल ट्राइबल पीपल का भी ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल को हम लोग संरक्षण करते हैं। इट में इंक्लूड नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसमें अब मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क भी आ सकता है, ठीक है? उसमें ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में सिर्फ़ जो जैसे मान लो कि ये एक ये एक बहुत बड़ा-सा क्या है बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है? बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इसके बीच वाले कोर में जो एरिया में होगा, वो क्या होगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, ठीक है? उसके अलावा कहीं पे हो सकता है थोड़ा-सा अभी हम लोग पढ़े ना नेशनल पार्क टाइप में बना दिया होगा, जहाँ पे लोग जंगल सफारी करने के लिए भी आते होंगे। लेकिन ये सब किसमें आ रहा है? बायोस्फीयर रिजर्व में ही आ रहा है। इधर ही कुछ लोग भी रहते होंगे, है ना? ऐसा कुछ सर्कल के अनुसार से हो सकता है आपकी बुक में या आपके स्कूल में टीचर समझाए होंगे शायद, ठीक है? तो हम तो बस क्वेश्चन आंसर यहाँ याद करने आए हैं, तो अब देखो एक छोटा-सा हिंट दे रहे हैं। तो कैसे याद करेंगे? धीरे-धीरे याद हो जाएगा। ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया जहाँ पे वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सूटेबल लिविंग कंडीशन। ये याद हो जाएगा। दूसरा, ए बायोस्फीयर रिजर्व ऑन द अदर हैंड इज़ अ लार्जर प्रोटेक्टेड एरिया मीन्ट फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी। उसका मतलब क्या होता है? एक बड़ा संक्षिप्त से जो जैव विविधता और स्थानीय जनजाति लोगों के पारंपरिक जीवन शैली की रक्षा के लिए बनाया जाता है। तो मेंट फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी एज़ वेल एज़ द ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल ऑफ लोकल ट्राइबल पीपल। तो यहाँ तक आ सकते हैं पहले मेंट फॉर कंजर्विंग बायोडायवर्सिटी एज़ वेल एज़ द ट्रेडिशनल लाइफ़स्टाइल ऑफ लोकल ट्राइबल पीपल। फिर साथ में इट में इंक्लूड्स, इसमें दोनों आ जाएगा। कौन-कौन? नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद इन इट, इसी के अंदर आ जाएगा। ऐसे करके आप छोटे-छोटे टुकड़े में याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे होता है हम लोग का ये वीडियो भी खत्म। इससे पहले हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप 1 किए थे। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप 2 किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग कौन-सा करेंगे? लॉन्ग आंसर करेंगे। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और आपके ऐसे ही अगर कोई दोस्त है
जो आपके क्लास में ही हैं, आप उनको भी ये वीडियो भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़ेगा और साथ में लाइक मिलेगा तो ज़ाहिर-सी बात है और अच्छा-अच्छा वीडियो बनाने का मुझे मौका मिलेगा। हो सकता है हम आपके बुक को पढ़ा भी दें, अच्छे से लाइन बाय लाइन हिंदी करके। वहाँ से आप छोटा-छोटा वीडियो देख सकते हैं या इम्पोर्टेंट जो भी लाइन होगा वो भी हम डाल सकते हैं। मतलब अगर मेरे वीडियो पे व्यू आने लगा तो हम तो ऐसा कर ही सकते हैं ना। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि मेरे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। चलिए, तो पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।